हाय फ्रेंड्स, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छा ही होंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं दृष्टि पब्लिकेशन के द्वारा जो बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए प्रैक्टिस सेट निकाला गया है, उन्हीं का प्रैक्टिस सेट नंबर 15 को आज हम लोग देखने वाले हैं। इससे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 14 तक का वीडियो चैनल पर अपलोड कर दिया गया है, उसे नहीं देखे हैं तो आप उसे भी ज़रूर देखिए, क्योंकि ये सभी वीडियो आपको एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए आज के प्रश्न को शुरू करते हैं। और प्रत्येक दिन हम सिर्फ जीके जीएस के ही प्रश्न को देखते हैं। ऐसे ये रीजनिंग का प्रश्न है तो दिया गया है, और इसे आप जीके का भी कर सकते हैं, मुख्य रूप से रीजनिंग का है। निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द चुनिए। पत्र है, स्पीड पोस्ट है, एसएमएस है यानी एसएमएस है। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, एसएमएस। ये पत्र और स्पीड पोस्ट और एसएमएस तीनों संचार का ही माध्यम है, लेकिन यह पत्र और स्पीड पोस्ट भौतिक रूप से किया जाता है, लेकिन एसएमएस जो है यह डिजिटल माध्यम से किया जाता है, एसएमएस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर प्रश्न है जीके का कि बोर टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। बोर टाइगर रिजर्व जो है यह महाराष्ट्र के वर्धा जिला में स्थित है। महाराष्ट्र के वर्धा जिला में स्थित है। यहाँ पे नहीं दिया गया है महाराष्ट्र, तो ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है अगला नंबर प्रश्न है कि हाल ही में हरित आवरण को बढ़ावा देने के लिए वन मित्र योजना किस सरकार की पहल है। तो वन मित्र योजना जो है यह हरियाणा सरकार के द्वारा चलाया गया, और वन मित्र जो है यह पौधों की देखभाल के लिए है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सा मध्य पूर्वी देश ड्रीम ऑफ द डेजर्ट ट्रेन शुरू कर रहा है। तो यह जो है सऊदी अरब देश के द्वारा किया जा रहा है। सऊदी अरब के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये लग्जरी ट्रेन की परियोजना है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि चर्चा में रही मालप्रभा नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है। तो मालप्रभा नदी जो है यह कृष्णा नदी की सहायक नदी है, और मालप्रभा नदी कर्नाटक राज्य में बहती है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि दादा साहेब फाल्के ने किस वर्ष अपनी पहली फीचर फिल्म तैयार की थी। तो पहली फीचर फिल्म तैयार की थी, उस फिल्म का नाम क्या था। तो राजा हरिश्चंद्र था। राजा हरिश्चंद्र था। राजा हरिश्चंद्र था। और यह कब प्रकाशित किया गया था या तैयार किया गया था। तो 1913 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है। कुचिपुड़ी नृत्य जो है यह आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि तिल्लाना किसका एक फॉर्मेट है। तिल्लाना जो है यह भारतनाट्यम का एक फॉर्मेट है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। और भारतनाट्यम जो है यह तमिलनाडु का लोक नृत्य है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, ओडिसी ओडिशा का है। अगला क्वेश्चन है मिलान करने वाला। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचयिता के साथ मिलान कीजिए। गीत गोविंद के लेखक कौन है। तो जयदेव हैं। योग शास्त्र के लेखक कौन है। तो हेमचंद है। श्री भाष्य के लेखक कौन है। तो रामानुज है। और सिद्धांत शिरोमणि के लेखक जो है यह भास्कराचार्य है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 4 1 3 2। अगला नंबर क्वेश्चन है वही फिर मिलान करने वाला है। जीव मिल्खा सिंह का संबंध किससे है। तो गोल्फ से है। जगदीश खट्टर का संबंध जो है ऑटोमोबाइल उद्योग से है। स्वप्न सुंदरी का संबंध जो है यह नृत्य से है। और राजा रवि वर्मा का संबंध चित्रकला से है। इस प्रकार इसका राइट आंसर 1 का 3, बी का 4। चलिए
तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, सही नहीं है पूछा गया। संयुक्ता पाणिग्राही का संबंध जो है यह ओडिसी नृत्य है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो थे यह बांसुरी नहीं बल्कि शहनाई वादक थे, शहनाई वादक थे, और यही गलत दिया गया है, गलत ही पूछा है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बिरजू महाराज का संबंध कथक नृत्य से है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि पाब्लो पिकासो किससे संबंधित थे। पाब्लो पिकासो जो थे यह स्पेनिश चित्रकार थे और यह चित्रकारी से संबंधित थे, चित्रकारी करते थे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे गोल्डन मैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। तो आलोक शुक्ला को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। और यह जो है आलोक शुक्ला, ये कौन है? आलोक शुक्ला यह छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के संयोजक हैं। कौन? आलोक शुक्ला। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि अंजलि इला मेनन, अंजलि इला मेनन ने किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त की है। तो यह जो है किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त की है? तो चित्रकारी में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सितार के साथ संबंधित नहीं है। सितार के साथ संबंधित नहीं है ये पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, उस्ताद अलाउद्दीन खां। उस्ताद अलाउद्दीन खां जो थे यह सरोद वादक हैं। कौन है? सरोद वादक। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि पंडित शिव कुमार शर्मा किससे संबंधित है। पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध संतूर से है और यह जो है संतूर वादक है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। यह बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि वह कौन सा वाद्य यंत्र है जिस पर उस्ताद अजमद अली खान ने निपुणता प्राप्त की है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, सरोद। और ये जो थे उस्ताद अजमद अली खां, यह जो थे विश्व प्रसिद्ध सरोद वादक थे। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि जयंती कुमारेश निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंध है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, वीणा से। अगला नंबर क्वेश्चन है कि एन राजम ने किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त की है। तो यह वायलिन के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त की है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष नवरत्न योजना लागू की गई। नवरत्न योजना जो है 1997 ईस्वी में लागू किया गया था भारत सरकार द्वारा। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यह तथ्य कि ग्रह सूर्य के चारों ओर वृत्तों में नहीं बल्कि दीर्घवृत्तों में घूमते हैं, यानी ऐसे घूमते हैं, सबसे पहले किसने प्रदर्शित किया था। तो सबसे पहले केपलर के द्वारा प्रदर्शित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विश्व की परिक्रमा करने वाला प्रथम नाविक जो था वह फर्डिनेंड मैगलन था और यह जो था पुर्तगाल का निवासी था। अगला नंबर क्वेश्चन है कि हमारे सौरमंडल में क्षुद्र पट्टी निम्नलिखित ग्रहों में से किन के बीच अवस्थित है। तो यह जो है मंगल एवं बृहस्पति के बीच अवस्थित है। ऑप्शन बी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को किस नाम से पुकारते हैं। तो इसे समशीतोष्ण घास का मैदान, उत्तरी अमेरिका के घास का मैदान जो होता है समशीतोष्ण घास का मैदान होता है। इसे प्रेरी के नाम से जानते हैं। प्रेरी या प्रेरीज भी लिखा रह सकता है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि ज्वारों का संचलन अधिकतर किसके द्वारा निर्धारित होता है। तो पृथ्वी के घूर्णन के द्वारा निर्धारित होता है अधिकतर। ऑप्शन नंबर सी से ही हो जाएगा। और ऐसे यह चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव के कारण भी होता है ज्वारों का संचलन। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है
कि यदि किसी स्थान पर सोमवार को 6 बजे पूर्वाह्न में ज्वार आता है तो उसी स्थान पर भाटा समांतर किस समय आएगा। तो एक ही स्थान पर ज्वार एवं भाटा जो आता है तो उसमें अंतर जो होता है वह 6 घंटा 13 मिनट का। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा 12:13 पर दोपहर में यानी अपराह्न में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जिन ज्वारों की ऊंचाई समान ज्वार से 20% अधिक होती है उन्हें क्या कहते हैं। उन्हें वृहद ज्वार भाटा कहा जाता है। ऑप्शन ए से हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अपसूर की स्थिति होती है। अपसूर की स्थिति जो होती है यह 4 जुलाई को होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अपसूर की स्थिति में जो है सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी न्यूनतम होती है, न्यूनतम नहीं अधिकतम होती है। और उपसूर जो होता है उपसूर की घटना कब होती है 3 जनवरी को। और सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 3 जनवरी को न्यूनतम रहती है यानी सबसे नजदीक रहती है, फिर भी ठंडी पड़ता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर गुजरती है। कर्क रेखा जो है यह माली देश से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। कर्क रेखा 16 देशों से होकर एवं भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्यों से होकर गुजरती है। उसका ट्रिक क्या है, मित्र पर गमछा झाड़। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस महादेश की मुख्य भूमि से होकर कर्क रेखा, विषुवत रेखा एवं मकर रेखा तीनों गुजरती है। तो अफ्रीका महादेश से ये तीनों रेखा गुजरती है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विषुवत रेखा निम्नलिखित में से किस देश से नहीं गुजरती है। विषुवत रेखा जो है यह मैक्सिको से होकर नहीं गुजरती है, केन्या एवं इंडोनेशिया से होकर गुजरती है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि विश्व में किस देश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। चीनी का कटोरा क्यूबा देश को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो अटलांटा जो है यहाँ पे कोका कोला उद्योग है। पिट्सबर्ग लोहे एवं इस्पात उद्योग के लिए है। डेट्रॉइट जो है यह बिजली का सामान नहीं बल्कि ऑटोमोबाइल के लिए प्रसिद्ध है, ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी में ही गलत दिया गया था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी से हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि एस्बेस्टस उद्योग में निम्नलिखित में से किस खनिज का उपयोग होता है। एस्बेस्टस उद्योग में एम्फीबोल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, एम्फीबोल। अगला नंबर क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलिया का वीपा क्षेत्र प्रसिद्ध है। ऑस्ट्रेलिया का वीपा क्षेत्र जो है यह बॉक्साइट भंडार के लिए प्रसिद्ध है और यह जो है विश्व में प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है कि प्रासरव तरंग उत्पन्न करने के लिए किसे प्रयुक्त किया जाता है। तो दाब विद्युत पदार्थ का प्रयोग किया जाता है प्रासरव तरंग उत्पन्न करने के लिए। ऑप्शन सी से हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी तरंग प्रति फोटोन अधिकतम ऊर्जा ले जाती है। तो एक्स किरण। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। और एक्स किरण की आवृत्ति जो होती है वह अधिकतम होती है, लेकिन एक्स किरण की तरंगदैर्घ्य कम होती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके परावर्तन को प्राप्त कर चमगादड़ अपने मार्ग में अवरोधकों की पहचान कर सकती है। तो यह पराश्रव तरंग का प्रयोग करके। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। और चमगादड़ जो है रात में उड़ती है पराश्रव तरंग की मदद से। अगला क्वेश्चन है कि एक से अधिक मैक संख्या वाले किसी पिंड की चाल होती है तो वह पराध्वनिक होते हैं यानी सुपरसोनिक होती है, सुपरसोनिक होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित आवृत्ति परिसरों में से कौन सी मानव कर्ण के लिए संवेदी है। यानी मानव का कान जो होता है कितने से कितने हर्ट्ज तक की ध्वनि को सुन सकता है। तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की ध्वनि को सुन सकता है मानव। ऑप्शन बी से हो जाएगा।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि की चाल अधिकतम होती है। ध्वनि की चाल सबसे अधिक जो होती है ठोस में होती है, उसके बाद द्रव में होती है और उससे बाद गैस में, यानी सबसे कम गैस में होती है, इससे अधिक द्रव में होती है, इससे अधिक ठोस में होता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे परमाणु सिद्धांत के प्रस्तुतकर्ता के रूप में जाना जाता है। परमाणु सिद्धांत के प्रस्तुतकर्ता के रूप में जॉन डाल्टन को जाना जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आर्द्र वायु के संपर्क में आने पर कॉपर की सतह पर एक हरी परत बन जाती है। निम्नलिखित में से किस उद्योग के बनने के कारण ऐसा होता है। तो कॉपर कार्बोनेट के बनने के कारण ऐसा होता है। ऑप्शन ए से हो जाएगा। कॉपर कार्बोनेट का सूत्र होता है CuCO3। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होती है। कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पारा या मरकरी होती है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जब हम क्लोरीन को बूझे चूने में प्रभावित करते हैं तो निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होता है। तो क्या प्राप्त होता है, ब्लीचिंग पाउडर। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र होता है CaOCl2। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक जीव में संवहन ऊतक पाए जाते हैं। संवहन ऊतक किस में पाए जाते हैं, तो मार्सिलिया में। मार्सिलिया जो है यह एक प्रकार का फर्न है और यह जो है टेरिडोफाइट वर्ग से संबंधित है। किस वर्ग से, तो टेरिडोफाइट वर्ग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि स्तनधारियों की कोशिका के निम्नलिखित में से किस अंगक में जल अपघटनीय एंजाइम प्रचुर मात्रा में होते हैं। तो लाइसोसोम में। ऑप्शन सी से हो जाएगा। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ हमारी पेशियों में संचित होता है जिससे ऐंठन होती है। तो लैक्टिक अम्ल। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। और जब ऑक्सीजन की शरीर में कमी होती है यानी पेशियों में, तब लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है उसमें और इसी के कारण ऐंठन पड़ जाती है और मांसपेशियां दर्द करने लगता है। लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है। दही में या खट्टा दूध में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु खुले में रखने पर जलने लगती है। तो सोडियम धातु। सोडियम का सूत्र होता है Na। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। और सोडियम को केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है। धोवन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है। सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रीय गीत यानी नेशनल सॉन्ग की रचना किसने की। भारत के राष्ट्रीय गीत जो है वह वंदे मातरम है और इसकी रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने किया था। और भारत के राष्ट्रीय गान क्या है, तो राष्ट्रीय गान जनगण मन है और राष्ट्रीय गान जनगण मन के लेखक जो है वह रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय कांग्रेस का विभाजन हुआ जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ। तो स्वदेशी आंदोलन के कारण 1905 में स्वदेशी आंदोलन हुआ था और ये गरम दल और नरम दल कांग्रेस के जो अलग हुए थे 1907 के सूरत अधिवेशन में। भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था यह 1942 ईस्वी में हुआ था और असहयोग आंदोलन कब हुआ था, तो 1920 ईस्वी में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि नील दर्पण नाटक का अंग्रेजी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया। नील दर्पण जो लिखा गया था यह दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखा गया था। दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखा गया था और इसका अंग्रेजी में अनुवाद माइकल मधुसूदन दत्त ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन औपनिवेशिक भारत में साम्यवादी नेता यानी कम्युनिस्ट लीडर नहीं था। तो यह PC रे इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि कम्युनिस्ट नेता नहीं था यानी साम्यवादी नेता नहीं था। यह रसायनज्ञ और उद्यमी थे। S.A. डांगे एवं मुजफ्फर अहमद जो थे यह साम्यवादी नेता थे।
अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राजनेता ने परंपरागत धार्मिक उत्सव का उपयोग राष्ट्रवादी विचारों के प्रचार प्रसार के लिए किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने ही गणेश चतुर्थी एवं शिवाजी उत्सव मनाना प्रारंभ किया था। अगला नंबर क्वेश्चन है कि नमक सत्याग्रह ने भारतीयों को नमक बनाने के लिए प्रोत्साहित किया? सही दिया गया है। नमक सत्याग्रह ने सरकार को दिखा दिया कि भारतीय अनुचित कानूनों को तोड़ देंगे, ये भी सही है। नमक सत्याग्रह ने अंततः साबित कर दिया कि महात्मा गांधी एक जननेता थे, यानी इसका राइट आंसर उपयुक्त में 1 से अधिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि खिलाफत आंदोलन किस मुद्दे पर हुआ था? खिलाफत आंदोलन जो हुआ था यह 1919 ईस्वी में मोहम्मद अली एवं शौकत अली ने खिलाफत आंदोलन का शुरुआत किया था। और खिलाफत आंदोलन जो हुआ था यह खलीफा की प्रभुता को संरक्षित करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के शुभारंभ के अवसर पर महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस नेतृत्व की तीव्र आलोचना निम्नलिखित में से किस पर केंद्रित थी? तो यह जो है अभिजात वर्ग का प्रतिभास होने के लिए भारतीय राष्ट्रवाद की निंदा पर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस में इनमें से किसने समाजवादी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व किया था? तो आचार्य नरेंद्र देव ने। किसने? आचार्य नरेंद्र देव ने। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। और आचार्य नरेंद्र देव ने ही कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की थी और इसके साथ जयप्रकाश नारायण भी थे। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किसने अपनी रचनाओं में विभाजन के बारे में नहीं लिखा है? रचना में विभाजन के बारे में नहीं लिखा है तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का जन्म बहुत पहले हुआ था, यानी बंगाल विभाजन से पहले, इसलिए इसने जो है विभाजन के बारे में नहीं लिखा है। सआदत हसन मंटो एवं भीष्म साहनी जो है यह विभाजन के दर्द को चित्रित किया है अपनी रचनाओं में। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से संबंध थे? तो भगत सिंह। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। और इसकी स्थापना भगत सिंह ने 1928 ईस्वी में किया था। एच सोशलिस्ट यानी एच हिंदुस्तान सोशलिस्ट एस, रिपब्लिकन आर, एसोसिएशन ए, यानी HSRA की स्थापना भगत सिंह ने 1928 ईस्वी में किया था। और एक होता है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक जो थे वह 1924 ईस्वी में सचिंद्र सन्याल ने किया था। अगला नंबर क्वेश्चन है कि आज़ाद हिंद फौज का गठन किनके विरुद्ध या किसके विरुद्ध लड़ने के लिए किया गया था? तो भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध लड़ने के लिए किया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था। तो असहयोग आंदोलन चौरी चौरा घटना के बाद वापस ले लिया गया था। गांधी जी ने जब थाने में हिंसक दलों ने जो है थाने में आग लगा दिया जिससे लगभग 22 आदमी की मृत्यु हो गई थी, तो इसी से दुखी होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। चौरी चौरा घटना कब हुई थी? तो 5 फरवरी 1922 ईस्वी को। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किस देश में आज़ाद हिंद रेडियो शुरू किया था? तो यह 1942 ईस्वी में जर्मनी में शुरू किया था। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस राजनीतिक दल ने 6 जून 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान की औपचारिक रूप से स्वीकार किया? औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया, जिसने संप्रभु पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया था? तो मुस्लिम लीग ने। ऐसे कैबिनेट मिशन प्लान को ये कांग्रेस ने भी स्वीकार किया था। कांग्रेस ने 24 जून को स्वीकार किया था, लेकिन यहाँ पे डेट लिखा गया है 6 जून को, तो मुस्लिम लीग ने स्वीकार किया था। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, मुस्लिम लीग।
अगला क्वेश्चन है कि सम्राट अशोक के राजदेशों का सबसे पहले विकुटन यानी डिसाइफर किसने किया था? तो इसका डिसाइफर जो किया था जेम्स प्रिंसेप के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत की निम्नलिखित पुस्तकों में से किस एक में शुंग राजवंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम कहानी है? तो शुंग राजवंश के संस्थापक जो थे वह पुष्यमित्र शुंग थे और इसका जो है इसके पुत्र जो थे वह अग्निविका और मालविका थे। इसके जो है पुस्तक जो है मालविका अग्निमित्रम में लिखा गया है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी के लिए मेसोपोटामियाई रिकॉर्डों में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो मेलुहा शब्द का। सिंधु घाटी सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? चनहुद्रो एवं कोटदीजी जो है यह हड़प्पा स्थल है, लेकिन सोहगोरा जो है यह यूपी में पड़ता है और यह जो है मौर्यकालीन स्थल है सोहगोरा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा के काल का निर्धारण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी तिथि पर समांतर पुरातत्वविद सहमत है? तो 2600 से 1900 ईसा पूर्व के मध्य इस ईस्वी से सहमत है। हड़प्पा सभ्यता की खोज जो किया था यह दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में किया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियम या कानून पर प्राथमिकता प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 32 में क्या है? तो अनुच्छेद 32 को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचार का आत्मा कहा है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? तो शिक्षा का अधिकार जो है यह मौलिक अधिकार है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार प्रदान नहीं करता है? तो संपत्ति का अधिकार प्रदान नहीं करता है। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया और वह पहले जो था मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार था, मूल अधिकार था, लेकिन वर्तमान में जो है 6 मूल अधिकार बचे हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन उपबंधित है? तो अनुच्छेद 48 के क में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य निम्नलिखित में से क्या है? मूल कर्तव्य निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। एक से अधिक राष्ट्रगान, ध्वज आदि का सम्मान करना, वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास, इसके बाद राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण एवं परिरक्षण। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1936 में जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो यह जॉन मेनार्ड किन्स के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि यदि घरेलू रूप से उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं को दुनिया के बाकी हिस्सों में बेचा जाता है तो इसे डैश कहा जाता है? तो इसे निर्यात कहा जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना हुई कब हुई थी? तो 12 जुलाई 1982 ईस्वी को। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक को NABARD यानी नाबार्ड कहा जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो 1982 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि भारत में शहरी क्षेत्रों में किस प्रकार के बेरोजगार अधिक पाए जाते हैं? तो शिक्षित बेरोजगार अधिक पाए जाते हैं क्योंकि शहर में
शिक्षित व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार रोजगार नहीं पाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि प्लास्टिक मुद्रा के उदाहरण है। प्लास्टिक मुद्रा के उदाहरण एटीएम कार्ड और क्रेडिट कार्ड दोनों है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। झारखंड बनने के पश्चात बिहार में कितने जिले रह गए? तो बिहार में कुल 38 जिले रह गए और 38वां जिला जो है यह अरवल है, और यह जिला जो है यानी अरवल जिला जहानाबाद से अलग होकर बना था 2001 ईस्वी में। अगला नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष 2000 ईस्वी में बिहार से अलग होकर कौन सा नया राज्य बना? तो बिहार से अलग होकर झारखंड राज्य 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बना था। अगला क्वेश्चन है कि बिहार की कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर झारखंड राज्य बना है? तो 45.85% पर। और बिहार का वर्तमान में क्षेत्रफल कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार में निम्नलिखित में से सबसे बड़ा जिला है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जो है वह पश्चिमी चंपारण जिला है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। रणवीर सेना किस राज्य से संबंधित है? रणवीर सेना का संबंध जो है बिहार के भोजपुर जिला से संबंध है, और रणवीर सेना का गठन 1995 ईस्वी में किया गया था। अगला नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? बिहार में सर्वाधिक वर्षा जो होता है यह किशनगंज में होता है, और किशनगंज जो है बिहार का सबसे उत्तर पूर्वी जिला है, और यह पश्चिम बंगाल से सटा हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 3 फरवरी 1916 ईस्वी को हुई थी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार के पहले राज्यपाल थे। भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार के पहले राज्यपाल जयराम दास दौलत राम थे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री पूछे तो वह श्री कृष्ण सिंह थे। अगला क्वेश्चन है कि बिहार का मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन नहीं रहा है? तो नीतीश कुमार और राबड़ी देवी बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन रामविलास पासवान कभी मुख्यमंत्री नहीं बने। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ? बिहार से उड़ीसा 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को अलग हुआ था। 1 अप्रैल को उत्कल दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि बिहार में विधान परिषद एवं विधानसभा की सीट कितनी सीटें हैं? बिहार में विधान परिषद की सीट की संख्या 75 है, और विधानसभा सीट की संख्या 243 है। बिहार में लोकसभा सीट की संख्या 40 है, और राज्यसभा सीट की संख्या 16 है। प्रमंडल जो है बिहार में 9 है, और अनुमंडल कितना है? 101 है। तो अगला क्वेश्चन है कि बिहार में प्रमंडल एवं अनुमंडलों की कितनी संख्या है? प्रमंडल जो है वह 9 है, और अनुमंडल 101 है। तो ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बिहार लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बिहार लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष राजेंद्रधारी सिन्हा या राजेंद्रधारी सिन्हा है, मतलब थे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का कौन सा स्थान है? जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का स्थान जो है वह तीसरा है। पहले स्थान पर जनसंख्या में यूपी आता है, सेकेंड स्थान पर महाराष्ट्र आता है, और तीसरे नंबर पर बिहार आता है। बिहार जो है क्षेत्रफल के अनुसार 12वें नंबर का है, क्षेत्रफल के अनुसार 12वें स्थान पर है। बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में सबसे अधिक एवं सबसे कम लिंगानुपात वाले जिले क्रमशः कौन से हैं? तो बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात गोपालगंज का है जो कि 1021 है, और मुंगेर का सबसे कम है 876 है। इसके बाद मैथ का प्रश्न यहाँ से शुरू होता है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।